हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस पे। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 ईयर्स एट बोरिंग रोड पटना। नरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, और नरेशन पढ़ने की इस कड़ी में छठे दिन का क्लास ये होने वाला है। 4 दिन का क्लास हमने कम्प्लीटली डेडिकेट किया था थ्योरी को लेकर के, इससे संबंधित क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं। 5वें दिन हमने देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अब कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। वो सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे, राइट। आज हम लोग उसमें 1 से 30 क्वेश्चंस किए थे 5वें दिन वाले क्लास में, और लगभग 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे। आज एरर्स देखेंगे हम लोग कि नरेशन से किस तरह से एरर्स के सवाल आते हैं। वो तो स्ट्रक्चर बेस्ड बातें हो गई, आज एरर्स देखते हैं। आज ही शुरू करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे। मेरे को लगता है कि इसमें टोटल 31 क्वेश्चंस है, तो 31 क्वेश्चंस आज हम लोग देख सकते हैं और आज ही खत्म भी कर लेंगे, राइट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नरेशन में एरर्स से। ओके, सबसे पहला सवाल हमारे सामने है। दे सेड दैट दे विल गो नेक्स्ट डे, राइट। यहाँ सेड लिखा हुआ है। जैसी सेड लिखा है मतलब पास्ट के रेफरेंस में हो गया सेंटेंस। तो पास्ट के रेफरेंस में आपको पता है कि विल नहीं होता है, वुड हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ आप विल के बदले में वुड कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 2 नंबर सवाल। 2 में क्या है, दे सेड दैट आई शैल वर्क हार्ड। फिर वही बात है, सेड जैसे ही दे दिया इसका मतलब पास्ट का हो गया। तो पास्ट के रेफरेंस में कैन का कुड हो जाता है और शैल का शुड हो जाता है। तो यहाँ शैल ही रखा है, शुड जैसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन अभी रुकिएगा, आगे भी वांट नहीं वांटेड जैसा कुछ होना चाहिए था। तो बेसिकली अगर यहाँ सेड दिया हुआ है, पास्ट के रेफरेंस में है, तो इनको भी पास्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ आप जब पास्ट करेंगे तो शैल को तो शुड करना ही पड़ेगा, वांट को भी वांटेड करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पे आपके पास दो दो फ्रैगमेंट में एरर हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप सेड को ही प्रेजेंट का बना दें। आप यहां कर दें दे से। क्या कर दें, दे से। या फिर आप दे विल से भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसा जैसे ही आप करेंगे तो मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो फिर आपको दो दो जगह चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे ही छोड़ सकते हैं आप। अगर सेड ही रखेंगे तो शैल को भी शुड करना पड़ेगा, वांट को ही वांटेड, तो मल्टीपल चेंजेस तो करना नहीं है। इसीलिए सेड को चेंज कर देंगे, या तो से में प्रेजेंट इंडेफिनिट या दे विल से में फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 में क्या है, ही आस्क्ड हर दैट हिप। जैसे ही आस्क लग गया इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट नहीं लगता है, या तो इफ लगता है या वेदर लगता है। ये गलत है। 4 नंबर देखेंगे आप। 4 में क्या है, श्वेता आस्क्ड हरीश दैट व्हाट हैड नॉट हैपेंड। अगेन वही बात है, अगर आप नोटिस करेंगे तो आस्क मतलब इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू रहता है तो इफ या वेदर लगाया जाता है, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड रहता है तो उसी को छाप दिया जाता है। यहाँ पे आपने दैट कैसे ही ऐड कर दिया, ऑलरेडी डब्ल्यू एच था, अब वर्ड को ही लगा देते। तो 4 नंबर सवाल में ये मसला था। 5 नंबर सवाल देखेंगे आप। इसमें फिर लिखा है सीमा आस्क्ड। जैसे ही आस्क लिख दिया मतलब क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट नहीं लगता है, दैट तो नहीं लगाया है, अच्छी बात है। या तो आप इफ या वेदर लगाते हैं अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का शुरुआत ऑक्सिलरी से होता है, या फिर आप डब्ल्यू एच ही लगा देते हैं अगर डब्ल्यू एच से शुरू रहता है। तो यहाँ पे इसने डब्ल्यू एच का इस्तेमाल किया है। एरर कहाँ पे है, एरर यहाँ है। डिड आई से नहीं होगा। डिड आई से क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कभी भी नेगेटिव जैसा नहीं होना चाहिए। वहां पे सेंटेंस आपका हमेशा पॉजिटिव की तरह होना चाहिए। तो भाई डिड आई से ये तो इंटरोगेटिव की तरह हो गया। अब डिड कहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, व्हाट आई सेड। तो ये मसला था क्वेश्चन नंबर 5 में। 6 देखते हैं जरा सा। 6 में टीचर टोल्ड टू मी, सेड टू के बदले में टोल्ड लगाया जाता है। जब ऑलरेडी टोल्ड आपने सेड टू के बदले में लिख ही दिया तो फिर टू क्यों लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं फिर से देखो, टोल्ड किसके बदले में लिखा जाता है बाबू,
सेड टू के बदले में। तो अगर आप सोचो कि मान लो टोल्ड हटा दिया हमने, वहां लिख दिया सेड टू और फिर ये वाला भी टू, तो सेड टू टू, दो बार टू गड़बड़ हो जाएगा ना। तो टोल्ड के साथ टू हम लोग नहीं लगाते हैं। दरअसल और डिटेल्स में आप जाएंगे तो टेल से बना है ना टोल्ड। टेल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ये लॉजिक है, बट आप इतना समझे कि टोल्ड में टू नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 में क्या है, आस्क का मतलब इंटरोगेटिव हो गया, तो कमा इनवर्ट कमा के बदले में इफ या वेदर लगेगा। आपने क्या लगा दिया, इफ। हम जब पढ़ाए थे तो बोले थे कि अगर इफ या वेदर दोनों लगा सकते हैं, ज्यादा बेहतर होता है वेदर का इस्तेमाल। क्यों, समझ में आ जाएगा। इतना ही बोल के हम छोड़े थे, अगर आप पहले का लेक्चर देखेंगे तो। मेरे को लगता है कि दूसरे दिन व तीसरे दिन वाले में पढ़ाए थे ये चीज, राइट, डे 3 में। इसलिए क्योंकि देखो यहां क्या आ गया, और। तो इफ और वेदर जो है ना, इन दोनों में और हमेशा वेदर के साथ फॉलो होता है, इफ के साथ नहीं। तो दरअसल सेंटेंस में और रहेगा तो पक्का है कि वेदर ही आएगा, और नहीं रहेगा तो इफ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है, लेकिन और के साथ तो हमेशा और हमेशा वेदर ही आता है। कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, जहां एक टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ कंजंक्शन, तो वहां पे भी ये सीखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से आप यहाँ इफ नहीं कर रहे होते, आपको वेदर प्रेफर करना पड़ता। आगे देखते हैं 8 नंबर वाले पार्ट से। रमेश वॉज टेलिंग दैट एवरीवन। अब यहां मसला क्या है, इसने टेलिंग लगा दिया। हम क्या कुछ देर पहले बोल रहे थे, टेल का इस्तेमाल अब तभी करेंगे जब उसके बाद एक नाउन प्रोनाउन हो, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो। क्योंकि टेल जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। और जब भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहने से मेरा, या आप यूं कहें कि इंग्लिश में एक ही तात्पर्य होता है कि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो अगर आप यहां देखेंगे तो टेलिंग के बाद तो दैट लगा दिया, ये तो कंजंक्शन है। यहां तक कहा कोई नाउन प्रोनाउन आपको मिला। जब तक कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं रहेगा, आप टेल यूज नहीं करेंगे। कैसे, और भी रिलेट कर लो। टेल कब लिखते थे हम लोग, से टू के बदले में। तो रमेश वॉज सेइंग टू, हम लोग ऐसा ही कुछ लिखते हैं ना। इसके बदले में आप क्या लिख सकते थे, रमेश वॉज सेइंग टू, और ये दैट छाप दीजिए। दैट तो सेइंग टू हुम, किससे, है ही नहीं, किससे, ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, इसीलिए आप यहाँ टेलिंग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, केवल सेइंग करेंगे, राइट। टू भी नहीं, तो फिर टू करेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना, उसी से टू के बदले में तो टेल होता है। तो रमेश वॉज सेइंग। टेल कब यूज करेंगे, जब उसके तुरंत बाद एक नाउन प्रोनाउन रहेगा तब। आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां तुरंत नाउन प्रोनाउन नहीं था, मसला है। आइए देखते हैं 9 नंबर में। माई टीचर सेड दैट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सही है। अब आप सोचेंगे कैसे सर, आपने तो सिखाया था कि अगर सेड मतलब पास्ट के रेफरेंस में हो गया तो इज मार का वॉज वर्ब हो जाता है। दरअसल अगर आपके पास सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आए, कोई ईडियम्स और फ्रेजेस आए, तो आप ख्याल रखेंगे वैसी परिस्थिति, स्थिति, अवस्थिति में आप रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, उनको एज इट इज छोड़ देंगे, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट में छोड़ेंगे। क्योंकि कोई भी फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ या ईडियम फ्रेजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं था। 10 नंबर देखें। शी ऑर्डर्ड हर सन, शट द डोर नहीं, टू शट द डोर। आपने पढ़ा होगा, जो हम पढ़ाए थे चौथे दिन वाले में, इंपरेटिव सेंटेंस में, कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, प्रोहिबिशन, इन सब में कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में टू लगता है। और इसने क्या कर दिया है, शी वर्ब के प्लेस पे ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट हर सन, टू गायब हो गया है, टू लगा देंगे। वैसे भी लगाना पड़ता है, जब इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे आपको तो वहां भी समझा देंगे कि ऑर्डर वाले पार्ट में रिमाइंड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फोर, परमिट, फोर्स, परमिट, ये सब में टू लगता ही है। 11 नंबर देखेंगे। द पुलिस आस्क्ड, आस्क लगा दिया मतलब इंटरोगेटिव हो गया। उसके बाद इफ या वेदर लगा दिया है, ये भी ठीक है। नोज का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा ना, क्योंकि पास्ट का रेफरेंस में है, तो पास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो नोज को क्या करेंगे आप, न्यू कर देंगे, राइट। 12 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 12 में है माय फादर अलाउड मी। अलाउड जैसे ही आपने लिख दिया मतलब पास्ट हो गया, तो पास्ट के रेफरेंस में आई वांट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो वांट का कर दीजिए वांटेड, दैट्स इट। 13 नंबर देखें आप। माय मदर फॉरबिड, एकदम जैसे पढ़ाए थे वैसे ही आया है। मैंने बोला था कि प्रोहिबिशन वाले में फॉरबिड भी लिख सकते हैं, प्रोहिबिट भी लिख सकते हैं, सजेस्ट भी लिख सकते हैं।
लेकिन जब सजेस्ट लिखते हैं तो आगे सेंटेंस में नॉट भी लिखना होता है, लेकिन प्रोहिबिट और फॉरबिड वाले में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रोहिबिट और फॉरबिड ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है और एक ही सेंटेंस में मल्टीपल नेगेटिव्स नहीं आ सकते हैं। जैसे फॉरबिड ऑलरेडी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और नॉट तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जो भी नेगेटिव, दो नेगेटिव एक साथ सेम सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं। तो नॉट का सर कलम कर देना था, इसमें यही एरर था। आगे देखते हैं। एक और था, आप यहाँ पे सजेस्टेड भी लिख सकते थे, सजेस्टेड लिखते तो नॉट रह जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, बट दरअसल रूल ऐसा नहीं कहता। रूल कहता है कि फॉरबिड नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नेगेटिव नहीं लगेगा। ये नहीं कहता है कि नॉट देख करके सजेस्टेड लिख दो, ऐसा नहीं कहता है। हाँ, ये कहता है कि सजेस्ट है तो नेगेटिव में नॉट लिखो, लेकिन फॉरबिड और प्रोहिबिट है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, जिनको इन डेप्थ बातें नहीं पता होंगी। जैसे ये वही बात है ना, मान लो अगर मैंने कहीं पे लिख दिया द बॉय आर, अब ये पहला पार्ट है 1 नंबर, ये दूसरा पार्ट है। अब किसी से पूछो कि एरर कहाँ पे है, कुछ लोग बोलेंगे 1 में भी हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे 2 में भी हो सकता है। नहीं, एरर सिर्फ 2 में है। 1 में क्यों? उन लोग बोलेंगे भाई कि बॉय में एस लगा दो, बॉयज पुल्डल कर दो तो आर, नहीं तो आर को ही काट के इज कर दो तो बॉय इज, दोनों हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ग्रामर क्या कहता है? ग्रामर कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मतलब वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, ना कि सब्जेक्ट डिपेंड करता है वर्ब पे। अगर आप इस बात का कद्र करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट हमारा बॉय सिंगुलर है तो आर नहीं इज होगा, आंसर 2 नंबर होगा। ऐसी परिस्थिति में मैंने कई लोगों को देखा है पढ़ाते हुए, बहुत सारे वीडियोस में भी, जो पहले आया है मार दो, उन लोगों के हिसाब से आंसर 1 नंबर हो जाता है, तड़ाक से गलत हो जाएगा। ये रूल ही नहीं है। तो यहाँ भी हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या विकल्प था, नॉट को हटा दीजिए या फॉरबिड के प्लेस पे सजेस्टेड कर दीजिए, लेकिन नहीं, होता नहीं है ना ऐसा। रूल कहता है कि फॉरबिड नेगेटिव वर्ड है, उसमें नेगेटिव वर्ड और नहीं आएगा। रूल कहता है कि सजेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव करने के लिए नॉट लगेगा, तो सजेस्ट रहता तब नॉट को रखते, नॉट के चलते सजेस्ट नहीं कर देंगे, और फॉरवर्ड में नेगेटिव नहीं लगेगा तो नॉट को हटाएंगे, इसलिए आंसर 2 नंबर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 14 नंबर, इस क्लेम्ड दे दिया। अब यहां समझना, she is claimed with sorrow that her mother died। बहुत ध्यान से समझना बाबू प्लीज। इस क्लेम मतलब पास्ट हो गया, तो यहां पे क्या कर दिया, डाइड। डाइड का मतलब बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी होगा तो एक अलग से लिख के भी समझा देंगे। डाइड मतलब क्या, V2। तो ओरिजिनली सेंटेंस किसमें रहा होगा तो आपने V2 किया, अगर ओरिजिनली प्रेजेंट एंड डेफिनिट होगा तभी ना आप V2 कर पाएंगे। ओरिजिनली यहाँ पे लिखा हुआ होगा माय मदर डाइज, तभी तो आपने एक्सक्लेम पास्ट, तो पास्ट के रेफरेंस में प्रेजेंट एंड डेफिनिट को पास्ट एंड डेफिनिट कर दिया। या हो सकता है कि ओरिजिनली ऑलरेडी डाइड लिखा होगा तो फिर आप पास्ट एंड डेफिनिट को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता, पास्ट परफेक्ट हो जाता, हैड डाइड हो जाता, ये आपको करना पड़ता, राइट। टाइम एंड टेंस भी हम पढ़ाए हैं, अगर वहां पे भी आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। एक बार फिर से ध्यान दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और नरेशन का सबसे मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखो, एक्सक्लेम मतलब पास्ट हो गया ना, तो दो ही चीज होगा, या तो ओरिजिनल सेंटेंस में डाइड ही लिखा होगा, अगर ओरिजिनल सेंटेंस में डाइड ही लिखा होगा तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो क्या होना चाहिए था, हैड डाइड होना चाहिए था। या अगर यहां पे डाइड लिखा है तो ओरिजिनल सेंटेंस में क्या होगा, डाइज लिखा हुआ होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो एक बार सोच के देखो तो कि डाइज मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग कैसे एक्शन को रखते हैं, हैबिचुअल एक्शन को, ऐसा एक्शन जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी है। टेंस का बहुत ही जबरदस्त लेक्चर डाला गया है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो भाई मेरे, मरना कभी भी हैबिचुअल एक्शन नहीं हो सकता है। अगर ओरिजिनल सेंटेंस में डाइज लिखा होगा तो ये क्या बोलेगी, मेरी मम्मी 2 महीना पहले भी मरती थी, अभी भी मरती है, आगे भी मरेगी। मरने की क्रिया एक बार ही हो सकती है, इसलिए एक्चुअल सेंटेंस में डाइड ही लिखा होगा, या हैज डाइड होगा, या हैड डाइड होगा। हम पढ़ाए हैं बहुत ही अच्छे से, राइट। देखो जरा सा ऊपर चलते हैं, यहां स्पेस होगा, लिखते हैं। देखो, मरना मतलब क्या हो गया बाबू, बीत गया। और आप जब कह रहे हैं कि मेरी माँ का देहांत हो गया, मेरी माँ गुजर गई, तो ये बात आपके बोलने से पहले होगा कि बोलने के बाद, आपके बोलने के पहले हो चुका होगा, उनका देहांत, देहावसान हो चुका होगा। तो कोई भी एक्शन जो खत्म होता है ना, कोई भी एक्शन, टेंस में पढ़ाए उसको रिपीट कर रहे हैं, कोई भी एक्शन जो खत्म होता है
वो भी दो तरह का होगा, या तो हमारे बोलने से पहले खत्म होगा या हमारे बोलने के बाद खत्म होगा। बोलने के बाद खत्म होता है तो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं। तो उसको आप क्या कर रहे होंगे, वहां पे आप लिख रहे होंगे माई मदर विल हैव डाइड। ऐसा एक्शन जो आपके बोलने के बाद खत्म होता है, ध्यान दो, ऐसा एक्शन जो खत्म हो जाए उसके लिए टोटल 4 टेंस है। बोलने के बाद खत्म होगा तो एक ही, फ्यूचर परफेक्ट, और बोलने से पहले खत्म होगा तो 3 टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। तो क्या होगा भाई, आप लिख सकते हैं बोलने के पहले, देहावसान मृत्यु वाला कोई भी चीज तो बोलने के पहले ही होगा। तो माई ब्रदर नहीं, माई मदर, आप या तो लिखते हैज डाइड, या आप लिखते पास्ट इंडेफिनिट डाइड, या आप लिखते पास्ट परफेक्ट हैड डाइड, और तीनों का ही नरेशन बनाओगे ना तो पास्ट परफेक्ट ही बनेगा। याद है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैज डाइड क्या होता है, हैड डाइड में। अगर डाइड भी बोलते तो पास्ट इंडेफिनिट में +2 का रूल लगेगा, यहां भी हो जाएगा हैड डाइड, और पास्ट परफेक्ट में चेंज ही नहीं होता है, नो चेंज, तो भी होता हैड डाइड। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो टेंस वाला लेक्चर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। देखो भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी सूरत में डाइड नहीं होता, हैड डाइड होता, क्योंकि अगर यहाँ डाइड है तो ओरिजिनल सेंटेंस में डाइज होगा। समझ गए होंगे आप, वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। 15 नंबर देखो, रिक्वेस्टेड का मतलब क्या हो गया, पास्ट के रेफरेंस में, तो यहाँ हैज नहीं होगा, हैड हो जाएगा। 15 में ये गड़बड़ था। 16 नंबर देखिए, 16 में क्या है भाई, माई टीचर सेड, सेड जैसी हो गया, पास्ट का हो गया, तो आगे भी सब पास्ट के रेफरेंस में करना होगा। सारा का सारा पास्ट तो है, लेकिन ये विल को उड करना पड़ेगा, ये एरर था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। 17 में क्या है, सी सजेस्टेड, पास्ट के रेफरेंस में हो गया, शैल का शुड कर दिए, रेन का रेंड कर दिए, तो डू को भी तो डिड करना पड़ेगा, तो यही मसला था, राइट। आगे देखते हैं बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस। 18 नंबर, 18 में क्या है, ही आस्क्ड हिज सन, इंटरोगेटिव, WS लगा दिया, और मैंने बताया है कि जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव और पॉजिटिव में होना चाहिए। तो वाई हैड ही नहीं, क्या करना पड़ेगा, वाई ही हैड, क्योंकि ऐसे आप करेंगे इसका मतलब तो फिर ये इंटरोगेटिव की तरह हो जाएगा, तो कर देंगे वाई ही हैड। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर। 19 में क्या है, सेड है मतलब पास्ट, यहाँ स्टडी का स्टडीड, तो मे को भी क्या करना पड़ता, माइट, यही एरर था। नेक्स्ट देखेंगे आप 20 नंबर वाले सवाल में। 20 में क्या किया है, सी सेड दैट, पास्ट हो गया, जैसे ही पास्ट हो गया तो फिर शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू टेंपल एंड वांटेड टू नो। ध्यान देना जरा सा, ये जो वांट टू नो होता है ना, ये आस्क का साइनो होता है। जैसे आपको आस्क मिलता है तो आप क्या समझते हैं कि इंटरोगेटिव हो गया, ऐसे ही अगर वांट टू नो मिलेगा तो क्या समझेंगे, इंटरोगेटिव हो गया। और इंटरोगेटिव में कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट नहीं लगता है, या तो इफ लगता है या वेदर लगता है, ध्यान रखेंगे। आस्क बराबर वांट टू नो, या वांट टू नो बराबर आस्क, ये दोनों होता है, तो ख्याल रखेंगे आप इस बात का, दैट के प्लेस पे इफ या वेदर कर देंगे। नेक्स्ट देखो 21 नंबर, वही बात है, इंटरोगेटिव, तो वाई हैड आई नहीं, वाई आई हैड, इनडायरेक्ट में सेंटेंस इंटरोगेटिव जैसा नहीं होना चाहिए। 22 नंबर देखेंगे आप जरा सा। 22 में आस्क मतलब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में इफ या वेदर लगता है, तो दैट आप क्यों लगा रहे हैं, ये सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट है टोल्ड टू मी दैट द सन इज अ स्टार, फिर वही बात, टोल्ड में आपने टू कैसे लगा दिया, नहीं लगता है, से में लगता है, टेल वाले किसी फॉर्म में नहीं लगता है, और सन इज अ स्टार उसको चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज सन स्टार है, ये एक फैक्ट है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता है। आगे देखेंगे आप 24 नंबर, वही बात है, इंटरोगेटिव है, WH है, तो भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंटरोगेटिव की तरह स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट में चलेगा, इनडायरेक्ट में नहीं, तो कर देंगे व्हाट आई सेड, क्योंकि डिड आई से मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव आई सेड। 25 नंबर देखेंगे आप 25, द जज आस्क्ड,
इंटरोगेटिव और यहाँ और लगा दिया, तो इंटरोगेटिव में अगर और लगा देगा तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है, और नहीं रहे तो इफ भी लगाइए वेदर भी लगाइए, दोनों चलेगा, और रहेगा तो हमेशा वेदर लगाएंगे। 26 नंबर में क्या है, गवर्नमेंट वार्नड, राइट, तो वार्न मतलब पास्ट का हो गया, पास्ट के रेफरेंस में कंटिन्यू नहीं कंटिन्यूड होना चाहिए था। नेक्स्ट आप देखेंगे 27 नंबर। 27 में क्या है, माय फादर टोल्ड मी दैट इफ आई वर्कड, टोल्ड मतलब पास्ट, तो पास्ट के रेफरेंस में वर्क नहीं वर्कड हो जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। 28 में आप क्या देख पा रहे हैं, 28 देखिए, यहीं तक आखिर है, 28 29 30 31 सब एक साथ हो जाएगा। देखिए जरा सा, इसमें है शी सेड दैट, पास्ट में हो गया, was going पास्ट में हो गया, wanted to know, फिर अगेन वही बात, want to know का मतलब क्या, ask, और ask के केस में कमा इन्वर्टेड में that नहीं लगाएंगे आप, if या whether लगा देंगे। 29 देखिए, शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हर अंटिल, शी रिक्वेस्टेड मतलब क्या, पास्ट, तो पास्ट के रेफरेंस में यहाँ रिटर्न्स होगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो रिटर्न करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे 30 में, 30 में क्या है भाई, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड, पास्ट का हो गया, दे हैव वॉन द मैच, तो पास्ट के रेफरेंस में हैज प्लस V3 का हैड प्लस V3, तो हैव नहीं होगा हैड हो जाएगा। 31 नंबर देखें, द प्राइम मिनिस्टर स्पीच लेड आउट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू एनकरेज फीमेल, इसमें मल्टीपल एरर है बट फिर भी समझ लीजिए, एक तो लेड आउट मतलब पास्ट, तो इट इज नहीं इट वॉज जैसा कुछ हो जाता, इसके अलावा टू एनकरेज फीमेल पार्टिसिपेटेड नहीं फीमेल पार्टिसिपेशन, ये नाउन का एरर इसमें आ गया है गलती से, क्योंकि इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के पहले नाउन आता है, तो नाउन के प्लेस पे आप पार्टिसिपेटेड नहीं लिख सकते, पार्टिसिपेशन करते। यही तक था एरर का क्वेश्चन, इतना अगर आप क्वेश्चन देख लिए, नरेशन में इससे बाहर एरर्स के सवाल नहीं आ सकते हैं। टेक्निकली मेरे को पिछले क्लास में 30 क्वेश्चन तक हम कराए थे, स्ट्रक्चर वाला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला वो बताना चाहिए था, बट हम सोचे कि एरर्स का एक ही क्लास है उसको खत्म कर लेते हैं, बाकी अभी कम से कम 100 120 150 क्वेश्चन के आसपास और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला। एरर्स आपको और दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, बाय बाय।